का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका दिन के सबसे खास बुलेटिन मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरें चुनी है हमारी टीम ने चर्चा के लिए, विश्लेषण के लिए। शुरुआत आज करेंगे खुदरा महंगाई के आंकड़े से। कल शाम को खुदरा महंगाई के आंकड़े आए। महंगाई के आंकड़े में पता चला कि महंगाई कुछ कम हुई है, लेकिन क्या वाकई कम हुई महंगाई? कहां कितनी महंगाई, गांव में कितनी, शहर में कितनी, किस राज्य में कितनी, किस देश में कितनी? महंगाई के आंकड़े के भीतर क्या छिपा है, ये समझेंगे। सरकार बढ़ाएगी चैरिटेबल ट्रस्ट की निगरानी। जी हां, अगर आपको चैरिटेबल ट्रस्ट बने रहना है, टैक्स की छूट के लिए सर्टिफिकेट देने हैं, डोनेशन लेनी है, तो कुछ मानना पड़ेगा, कुछ नई नियम शर्तें का पालन करना पड़ेगा। कौन सी नियम शर्तें ये आपको बताएंगे। गूगल कर रहा था कौन सी हेराफेरी, बड़ा आरोप लगा है गूगल पर। कहा यह गया है कि $10 बिलियन तक खर्च कर रहा था साल में अपना एकाधिकार जमाने के लिए। बड़ी हेराफेरी गूगल कर रहा था। क्या गूगल हेराफेरी कर रहा था? गूगल के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से आप देखिए तो लगातार एक के बाद एक मुकदमे, एक के बाद एक ऐसी जांच सामने आ रही है जो गूगल के पूरे बिजनेस मॉडल पर असर डाल रही है। कितनी गूगल की मुश्किल है, क्या गूगल हेराफेरी कर रहा था, ये जानेंगे। नया मामला क्या है पूरा, ये समझेंगे। क्या शेयर बाजार में महसूस होने लगी बेचैनी? कल हमने शेयर बाजार पर डिस्कशन किया था। बताया था आपको कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, इस सेगमेंट में बेचैनी है। बाजार में अब महसूस हो रहा है, असहज हो रहा है बाजार, कम से कम इस सेक्टर को लेकर। क्या कुछ ऐसा घटा? आज फॉलो अप खबर रही हमारी। कल के बाद आज हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर आज होगी कच्चे तेल के बाजार से। कच्चे तेल के बाजार में मचा हाहाकार। 10 महीने के ऊंचाई पर अब कच्चे तेल की कीमतें हैं। $92, $93 प्रति बैरल का भाव ब्रेंट पर दिखा रहा है कच्चा तेल। क्या कर रहा है सऊदी, क्या कर रहा है रूस, क्या करेगा अमेरिका, चीन कैसे भूमिका निभा रहा है? पूरे तेल के बाजार में, तेल की कूटनीति में क्या घट रहा है? ये तेल की महंगाई कब तक रहेगी, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आप जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। और एक और बड़ी खबर है, वो है चीन से। चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों पर होगी सख्ती। यूरोपियन यूनियन जांच शुरू करेगा। क्या कर दिया इन कंपनियों ने, क्या कर दिया चीन की सरकार ने, ये जानेंगे आज दिन की दूसरी बड़ी खबरों में। कुछ झटपट खबरें भी होंगी जो जानना आपके लिए जरूरी है। शुरुआत करते हैं महंगाई की खबर के साथ। जुलाई के मुकाबले अगस्त के दौरान सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट की वजह से अगस्त में रिटेल महंगाई कुछ कम हुई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अगस्त के दौरान रिटेल महंगाई दर घटकर 6.8% रही। जुलाई में कितनी थी? 7.44%, यानी कि वहां से महंगाई कम हुई। लेकिन इस कमी के बावजूद ये रिजर्व बैंक का जो सहनीय स्तर है, 4 से 6% का जो बैंड है, इसके अभी ऊपर है। अगस्त के दौरान महंगाई में कमी के बावजूद मसाले महंगे हुए। मसालों की महंगाई दर 23% से ऊपर रही। 23% दर का मतलब यह है कि जितने मसाले पिछले साल आप अगस्त में 100 रुपए में खरीद रहे थे, उसको खरीदने के लिए आपको 123 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। दालें भी महंगी हो गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि सितंबर में आने वाले जो महीना है, उसमें महंगाई दर के आंकड़ों में दालों की महंगाई फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। सर, और क्या क्या पढ़ने लायक है महंगाई के आंकड़ों के भीतर? शुभम, महंगाई के इस आंकड़े से में जिस गिरावट को कल दर्ज किया गया, उसे आप केवल टमाटर की गिरावट मान सकते हैं। वो टोमेटो के कारण टमाटर की कीमतों ने पिछली बार जो बढ़ोतरी दिखाई थी, और टमाटर की कीमतों के बारे में हमने आपको बताया कि उसमें गलट की स्थिति है और किसान टमाटर को 2 रुपये 3 रुपये किलो में फेंक रहे हैं। सिर्फ उतना ही असर है। बाकी अगर टमाटर को अलग कर दें तो महंगाई लगभग उतनी ऊंचाई पर बनी हुई है, और इसके भीतर जाकर हमें इसकी तस्वीर दिखाई देती। पहले कुछ मोटे और महत्वपूर्ण आंकड़े पकड़िए। 60% फूड प्रोडक्ट जितने महंगाई की बास्केट में है, उनकी महंगाई दर 6% से ऊपर है। कुल खाद्य महंगाई 9-9.5% के आसपास है। तो जो 60% प्रोडक्ट हैं जिनकी महंगाई 6% से ऊपर है, उनमें सब्जियां हैं। टमाटर सस्ता होने के बाद भी सब्जियों की महंगाई 2.5 के अंक में है। स्पाइसेस आपको शुभम ने बताया, सीरियल्स की महंगाई यानी अनाजों की महंगाई, और दालों की महंगाई, ये और दूध, ये सारे आंकड़े जो सरकार की रिलीज है वो ये बता रही है
कि फूड और ब्रेवरेजेस की महंगाई करीब करीब 9% के आसपास बनी हुई है। इसमें भी जो सबसे बड़ा हिस्सा महंगाई का अभी भी सब्जियों के पास है, बावजूद इसके कि महंगाई की दरों में कमी आई। सब्जियां अभी 26% की इन्फ्लेशन दिखा रही हैं। तो ये पहला मोटा आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा ये कि रिजर्व बैंक का जो सहनीय रेंज है 2 से 6% का, उसमें 4% का मीडियम रेंज है, कट ऑफ रेंज है। महंगाई लगातार 47वें महीने उस 4% से ऊपर है। रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से महंगाई की दर 4% से ऊपर लगातार 47वां महीना है ये। तो इसलिए अगर आप कहेंगे महंगाई में कमी आती है, मासिक आधार पर कोई कमी आती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक के लिए जब तक ये 4% के रेंज में कम से कम ना आ जाए तब तक उसकी लड़ाई खत्म नहीं होती। ये बात स्पष्ट है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि महंगाई में भी अनाज की महंगाई अगर आप करीब से देखें तो अनाज की महंगाई ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों से ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि एक और बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है, चौंकाने वाला फैक्टर है। ग्रामीण महंगाई पर भी हम आगे आएंगे, ग्रामीण और शहरी महंगाई के ऊपर, लेकिन अनाज की महंगाई खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में करीब करीब 12% से ऊपर बनी हुई। और एक महंगाई के भीतर से अच्छा संकेत है, जो लेकिन हालांकि खाद्य महंगाई के कारण उसका बड़ा असर हमारी आपकी जेब पर नहीं होगा। लंबे समय के बाद फुटवियर और क्लॉथिंग की महंगाई में कमी आई है, 5% से नीचे नहीं। त्योहारों के करीब पहुंचते पहुंचते फुटवियर, क्लॉथिंग, इनकी महंगाई में कमी आई है। कोर इन्फ्लेशन 5% से नीचे आई है, 4.8% पर आई है। पर यह सारा गणित, जो सारी राहत है, ये सब खाद्य महंगाई अपने साथ समेट ले गई है, और इसलिए खाद्य महंगाई अभी भी दहाई के अंक में बनी हुई। ये महंगाई के भीतर अलग अलग प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो मिल्क की इन्फ्लेशन 7% से ऊपर बनी हुई है। तिलहन की महंगाई निगेटिव है, माइनस में है, जो एक राहत का फैक्टर है, लेकिन खरीफ की फसल तिलहन की महंगाई पर असर डाल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब शहरों और महंगाई, गांव में अगर महंगाई को समझें तो शहर और गांव की महंगाई में क्या अंतर दिख रहा है? इसका जो सीपीआई का आंकड़ा सरकार की तरफ से आया, जो मंत्रालय देता है, उस हिसाब से ग्रामीण इलाके की महंगाई दर शहरी इलाकों की महंगाई दर से ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये भी चौंकाने वाली बात है। खरीफ के मौसम में के दौरान, रबी के मौसम के बाद के हिस्से में अगर आप पूरी महंगाई की दर को देखें तो कंबाइंड महंगाई दर करीब करीब 6.83% है, पर ग्रामीण इलाकों की महंगाई दर, जो जनरल महंगाई दर है, वो 7.2% है। पर इसमें भी फूड इन्फ्लेशन, जो गरीबी का सबसे बड़ा पैमाना है ग्रामीण इलाकों में, खाने की कीमतें जिस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, अगर आप एनएसएसओ के आंकड़े करीब से देखें तो ग्रामीण इलाकों के लोगों की जो मासिक खपत है उसका 60 से 70% हिस्सा उनके खाने पर खर्च होता है। वहाँ महंगाई की दर शहरी इलाकों की महंगाई की दर से थोड़ी ही कम है, 9.67% है फूड इन्फ्लेशन, और शहरी इलाकों में यहाँ महंगाई की दर 10% है। पर अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट के लेवल पर जाएँ तो अनाज हमें रूरल इलाके में ज़्यादा महंगे दिखाई दे रहे हैं इनकी तुलना में। और जो दूसरी एक और महत्वपूर्ण उत्पाद है जो रूरल इलाके में हमें शहरी इलाकों से महंगा दिख रहा है, उसकी वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी महंगाई दर शहरों से ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है। अगस्त के दौरान देश में रिटेल महंगाई दर में भले ही कमी आई हो, लेकिन अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहां महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। अगस्त के दौरान राजस्थान में महंगाई की दर 8.6% दर्ज की गई। इसके बाद हरियाणा में 8.27%, उड़ीसा में 8.23% की महंगाई दर्ज की गई। कुल 13 राज्य ऐसे हैं जहां महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत के ऊपर है। 9 राज्यों में महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत से कम है, 6.8%, जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है। दिल्ली में अगस्त के दौरान सिर्फ महंगाई 3.09% देखने को मिली। पूरे देश में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम महंगाई है। सर, राज्यों में महंगाई का अलग अलग होना क्या संकेत देता है? ये स्थानीय महंगाई का एक और चेहरा है जो आपको दिखाई देता है। भारत की महंगाई की तुलना में बाकी राज्यों में महंगाई की दर राष्ट्रीय दर से बड़े अंतर के तौर पर सामने दिखाई देती, और इसलिए हम बार बार इस चर्चाओं में कहते हैं कि महंगाई मौसम की तरह आंकड़ों में नहीं दिखती, महंगाई महसूस होती है। और इसलिए शायद राजस्थान में रहने वाले लोग या हरियाणा में रहने वाले लोग जो 8% से ऊपर की महंगाई फेस कर रहे हैं, उड़ीसा के लोग जो 8% से ऊपर की महंगाई फेस कर रहे हैं, ये इनके यहाँ महंगाई की दर सामान्य से अधिक है। और ये बताती है कि सब्जियों की कीमत, दालों की कीमत, प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों से यहाँ तक पहुँचने वाले सामान की आपूर्ति की कीमत, ये सब स्थानीय बाजार की दरों को प्रभावित करती है। पर यह भी महंगाई की शायद पूरी वास्तविक तस्वीर नहीं होगी शुभम, क्योंकि महंगाई और स्थानीय स्तर पर जो आपके पड़ोस के मार्केट में दिखती है, जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, जहाँ से आप बाइंग करते हैं, आपके नज़दीकी वेंडर पर जो महंगाई की दर दिखती है, वो महंगाई की दर आपके शहर की सबसे बड़ी मंडी से भी अलग होगी। और इसलिए महंगाई काफ़ी लोकल और स्थानीय परिघटना भी होती है, जिसका असर हमें दिखता है।
अगस्त के दौरान देश में भले ही महंगाई कम हुई हो, लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो भारत में महंगाई उतनी कम नहीं हुई है जितनी दूसरे देशों में गिरावट आई है। विकसित देशों में देखें तो अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में भारत से कम महंगाई है। इसी तरह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में देखें तो ब्राज़ील और चीन सहित कई देशों की तुलना में भारत में महंगाई अभी ज़्यादा है। सर, ये तुलना कितनी तर्कसंगत है और ये कितनी उचित है दूसरे देशों से महंगाई को नापना? दो चीजें इसमें देखने लायक हैं। एक तो ये कि जैसे आप जीडीपी की तुलना किसी दूसरे देश से करते हैं और उस तर्कसंगत नहीं होती, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार के आधार पर और अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और अक्सर जब हम दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है तो हमें देखना पड़ता है कि आप किस अर्थव्यवस्था से तुलना कर रहे हैं। वैसे महंगाई की तुलना भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर देश की महंगाई का अपना चरित्र, अपना नज़रिया है। वहाँ पॉलिसी लेवल पर सरकार के इंटरवेंशन कैसे हैं जिनके कारण कीमतें कितनी बढ़ती हैं, तो इसलिए ये तुलना उतनी प्रासंगिक नहीं लगती। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर पकड़ना जरूरी है हमारे लिए। महंगाई की बढ़ने की दर कितनी है, ये तुलना की जा सकती है, क्योंकि महंगाई बढ़ने की दर जिन तात्कालिक कारणों से प्रभावित होती है उसमें कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। जैसे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना, तो अब कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का असर दुनिया की हर अर्थव्यवस्था पर होता है, पर उन अर्थव्यवस्थाओं पर ज़्यादा होता है जो ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं या जिनकी करेंसी ज़्यादा कमज़ोर है। तो आप इस तुलना से हम ये जान सकते हैं कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कितना हिस्सा है, पॉलिसी ड्रिवन इन्फ्लेशन का कितना हिस्सा है, और सरकारें कितनी दखल देकर महंगाई को कम करने की क्षमता रखती हैं। अगली खबर पर बढ़ते हैं। आयकर विभाग के नए नियमों ने चैरिटेबल ट्रस्टों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई ऐसे नए नियम आ गए हैं जो चैरिटेबल ट्रस्टों को टैक्स की सुविधा देने के लिए मान्य होंगे। कई ऐसे नियम हैं जो सरकार ने, आयकर विभाग ने ऐसा बोला है कि अब नई जानकारियां सरकार को ये ट्रस्ट मुहैया कराएंगे, तभी वो कामकाज कर पाएंगे। छोटे ट्रस्ट को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी नए नियम मानने को कहा गया है उनके लिए जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। सर, क्या नए नियम हैं जो लाए गए हैं? शुभम, ट्रस्ट्स के लिए अभी तक का ये सबसे कठोर टैक्स स्ट्रक्चर है, और इसलिए इस पर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं और विरोध भी हो रहा है। पहले हम समझें कि अगर कोई ट्रस्ट काम कर रहा है तो उसे क्या क्या जानकारियां देनी पड़ेंगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस तरीके के विस्तृत नियम ट्रस्ट के लिए बना दिए हैं। उन्हें ट्रस्ट के रिलेटिव्स जो हैं, ट्रस्टी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके वित्तीय संचालनों की जानकारी देनी होगी। जिनके साथ उनका लेन देन है, जो उनको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके बारे में, उनके सारे लेन देन की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जो पेमेंट अलग अलग मोड से किए गए या लिए गए, इलेक्ट्रॉनिक मोड से और फिजिकल मोड से, उनका पूरा ब्यौरा देना होगा। विदेशी नागरिकों से जो अनुदान आ रहा है, उन विदेशी नागरिकों के बारे में सारी जानकारी देनी होगी, और एक बहुत बड़ी बैलेंस शीट बहुत बड़े पैमाने पर तैयार करनी होगी। ट्रस्ट के कामकाज के लिए ये बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है, और इसलिए वकील और लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इस बात पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट के कामकाज पर ये इस तरीके के कंप्लायंस की लागत क्यों लगा रही है। जैसा शुभम ने आपको बताया कि बड़े ट्रस्ट के लिए भी काम करना मुश्किल है, छोटे ट्रस्ट के लिए तो शायद इसके बाद इतना सा हिसाब किताब बनाकर इसका कंप्लायंस करना मुश्किल होता जाएगा। सर्च इंजन गूगल के खिलाफ अमेरिका में बड़ी जांच शुरू हुई है। गूगल पर आरोप है कि उसने इंटरनेट सर्च इंजन मार्केट में अपने एकाधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। आरोप यह भी है कि गूगल ने सर्च इंजन मार्केट में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए $10 अरब खर्च किए हैं। इन आरोपों को लेकर अमेरिका में गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट की जांच शुरू हुई है। इसी तरीके के एक मामले में भारत में कंपटीशन कमीशन ने भी गूगल पर 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सर, कर क्या रहा था गूगल? अमेरिका की अदालत में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जो सरकार के प्रोसिक्यूटर्स थे, सरकार की तरफ से ये मुकदमा किया गया, और अमेरिका में तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद जो एंटी ट्रस्ट लॉ है वो काफ़ी मजबूत हैं। और इससे पहले भी गूगल, अमेज़ॉन या फेसबुक के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं इस तरीके की। तो ये मामला जब वाशिंगटन की अदालत में शुरू हुआ तो सरकार के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मामला या ये सुनवाई इंटरनेट का भविष्य तय करेगी, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है। इसलिए काफ़ी सनसनी है इसको लेकर। वाशिंगटन डीसी की अदालत में जहाँ इस पर सुनवाई चल रही, उसकी सुनवाई भी भारतीय मूल के जज कर रहे हैं, अमित मेहता। मामला ये समझिए, यदि आपके पास आईफोन है तो आपके आईफोन में गूगल का सर्च इंजन या गूगल का ब्राउज़र आसानी से काम करता है। गूगल ने किया क्या? गूगल ने जो तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे, जिन प्लेटफॉर्म्स पर लोग मोबाइल या बाकी सर्च का इस्तेमाल करते थे,
उनके लिए स्पेशली उनके मोबाइल्स में अपने सर्च इंजन को इस्टेब्लिश कराया। शुरुआत में ये काम फ्री में हुआ, इसके बाद गूगल ने पैसा देना शुरू किया और इसके कारण चाहे वो मोजिला हो या सैमसंग हो या एप्पल हो, जिनके अपने सर्च इंजन्स थे, उन कंपनियों ने अपने सर्च इंजन्स को पीछे कर दिया और गूगल के सर्च इंजन का डिफ़ॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आप एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सफारी उतना सक्सेसफुल सर्च इंजन नहीं दिखता जितना कि गूगल का क्रोम दिखता है, जबकि एप्पल का अपना सर्च इंजन है। गूगल ने ये स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर अपने इंजन को इस्टेब्लिश करने के लिए बनाई थी। जांच के बाद यूएस के प्रोसिक्यूटर्स ने ये पाया कि गूगल ने इस बाजार में मोनोपोली के लिए कहीं भी कोई भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप एप्पल का कर रहे हो या सैमसंग का कर रहे हो या एंड्रॉयड का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ गूगल मौजूद ही है, गूगल की ही मोनोपोली रहेगी। और ये पाया कि इसमें $10 बिलियन के आसपास का प्रिविलेज दिया गया। इस खेल में एप्पल भी शामिल थी, यानी एप्पल के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा गूगल के सर्च इंजन को पुश करके या गूगल के सर्च इंजन को अपने मोबाइल पर रखने के आधार पर आता था। और अब इसके बाद गूगल की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये तो सर्च इंजन में को गूगल लगातार इनोवेट करता है, नई नई तकनीकें लेकर आता है और इसलिए गूगल के सर्च इंजन को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वहाँ ज़्यादा जानकारियाँ बेहतर ढंग से मिलती हैं। प्रोसिक्यूटर्स का मानना यह है कि 2005 के बाद गूगल ने सर्च इंजन के बाजार में अपनी जैसी मोनोपोली बनाई है, उसी रणनीति का हिस्सा था और रणनीति के हिस्से के तहत उसने बाकी किसी भी सर्च इंजन को बाजार में खड़े होने नहीं दिया। एक किस्सा कुछ पुराने एक मामले से जुड़ता है जिसका याद शायद आपको उसको सुनते हुए आ जाए। इससे पहले भी हम एक बात देख चुके हैं, जब इंटरनेट ब्राउज़र को लेकर माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़े एंटीट्रस्ट मामले का सामना करना पड़ा था और माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज सिस्टम में इनबिल्ट ब्राउज़र बनाकर भेजता था, जिसके खिलाफ अपील हुई थी और वहीं से गूगल का उदय हुआ था। गूगल के सर्च इंजन की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी जब हमने माइक्रोसॉफ्ट की ब्राउज़र की मोनोपोली खत्म होते देखी थी। लेकिन और इसलिए क्योंकि इस मुकदमे को फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कहा जा रहा है, क्योंकि अमित मेहता की अदालत जो इसकी सुनवाई कर रही है, अगर ये फैसला देती है और इस मामले में गूगल की मोनोपोली रोकी जाती है तो सर्च इंजन के बाजार में कुछ बड़े उलटफेर हो सकते हैं। सर, अब गूगल की तरफ तो के ऊपर तो फिर दो तरफा मुश्किल है। प्ले स्टोर में भी एकाधिकार, वो भी डगमगा रहा है। दूसरी तरफ अब ये बिजनेस जिस पे भी अब एंटी ट्रस्ट के मुकदमे चलेंगे या सरकारों की नज़र पड़ गई है, ऐसे में आपको ओवरऑल क्या दिखता है कि गूगल कितनी मुश्किल में फंस सकता है? गूगल के लिए समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। जैसा शुभम ने आपको संकेत दिया कि गूगल का वक्त ठीक नहीं चल रहा। गूगल की दो बड़ी मोनोपोलीज थी। एक मोनोपोलीज थी सर्च इंजन की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अमेरिका में ही एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू हुई और एक बार अमेरिका में जब गूगल या फेसबुक, अमेजन के खिलाफ एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू होती शुभम, तो दुनिया के बाकी देशों में भी वैसा ही होता है। यूरोप तो और भी ज़्यादा सक्रियता से गूगल पर मुकदमा चला रहा है। दूसरी बड़ी मोनोपोली प्ले स्टोर की है। प्ले स्टोर पर भारत में भी जुर्माना लगाया गया। प्ले स्टोर का मतलब है आपके मोबाइल के ऊपर जो ऐप्स आते हैं वो सब गूगल के प्ले स्टोर से ड्राइव कराते हैं, वहीं से ड्राइव किए जाते हैं। ये इस पर यूरोप के देशों ने भी जुर्माना लगाया है और एकाधिकार तोड़ने का फैसला किया है। ऐसी स्थिति में जो गूगल की कंपनी है अल्फाबेट, उसके भविष्य को लेकर तुम चुनौतियां हैं। स्टॉक मार्केट में उसके शेयर पर दबाव दिख रहा है और ये गतिविधियां इसलिए और तेजी से बढ़ रही हैं शुभम। उसकी वजह ये कि गूगल अपने सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहा है, मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल कर रहा है। गूगल ने अपने सर्च इंजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और एम्पावर किया है। उस एम्पावरमेंट के बाद ऐसा माना जा रहा है, प्रोसिक्यूटर्स ने वहाँ माना है कि अगर ये सारी चीज़ें भी जुड़ गई तो गूगल का एकाधिकार फिर तोड़ना असंभव सा हो जाएगा। इसलिए ये दुनिया में सबसे उत्सुकता के साथ देखा जा रहा केस है। ये लगभग वैसा ही केस है जो हमने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के मामले में देखा था, या अमेज़ॉन को लेकर या फेसबुक की मोनोपोली को लेकर अमेरिका में दिखाई दिया था। हवाई जहाज़ों के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी ने इंजनों की खराबी दुनिया भर की एविएशन कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। इंजनों में खराबी की वजह से भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो को अपने कई जहाज़ ग्राउंडेड करने पड़े हैं। उड़ानें संचालित रखने के लिए इंडिगो सेकेंडरी मार्केट से जहाज़ लीज पर लेने की योजना बना रही है। सर, कितने इंजन ऐसे हैं जिनका रिकॉल किया जाएगा, कितनी कमी पड़ सकती है? ये अभी भारत में विमान यात्रियों के लिए किराए की दृष्टि से या उनकी यात्रा की दृष्टि से थोड़ी चिंताजनक खबर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जहाज़ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो A320 रेंज के जहाज हैं। इसमें A320 और A320 नियो प्लेन्स हैं। इन्हें सबसे नए और सबसे उन्नत तकनीक के एयरक्राफ्ट माना जाता है जो फ्यूल की सेविंग करते हैं और इसलिए सबसे बड़े बेड़े दुनिया में इन्हीं दोनों जहाज़ों के, एयरबस के इन दोनों जहाज़ों के। इनमें प्रैट एंड विटनी का इंजन लगता है। अब ये माना जा रहा है कि 600 से 700 इंजन्स को रीचेक के लिए रिमूव करना पड़ेगा 2023 से 2026 के अंत तक, यानी अगले 3 साल में 600 से 700 इंजन रिमूव किए जाएंगे और वापस जाएंगे कंपनी की फैक्ट्री में, वहाँ इनको रीफिट किया जाएगा और ठीक किया जाएगा।
ये स्नैक्स भी हैं, इसके अपडेट भी और अपग्रेड भी होने हैं। इसका सबसे बड़ा असर दुनिया में उन जहाज कंपनियों पर पड़ेगा या उन एविएशन कंपनियों पर पड़ेगा जिनके पास एयरबस के जो 320 और 320 नियो रेंज के विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा है। और इसलिए और इन विमानों को आमतौर पर कंपनियों ने इसलिए खरीदा था क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट है, और आपको पता है कि फ्यूल सबसे बड़ी लागत है एविएशन इंडस्ट्री की। इसमें इंडिगो भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी कंपनी होगी, जिसके पास 130 के आसपास एयरबस 320 नियो के विमान है। और आने वाले समय में इंडिगो को अपने लिए नई आपूर्ति की या लीज पर जहाज लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके लिए, हमारे लिए या बाकी लोगों के लिए खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ये जहाज़ों की आपूर्ति, इंजनों की आपूर्ति रुकी या ये वापस निकाले गए तो उड़ानों की संख्या में कमी हो सकती है, किराया बढ़ने का खतरा है। सोमवार को शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बाद लार्ज कैप इंडेक्स तो रिकवर हो गए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी वैसी रिकवरी नहीं दिखी जैसी गिरावट देखने को मिली थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की अधिकतर कंपनियों के शेयर अब भी टूटे हुए हैं। इनमें कई पीएसयू कंपनियां भी शामिल हैं। कल आपको याद होगा कि हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर ही आपको एक खबर बताई थी कि कोटक सिक्योरिटीज़ ने अब रिकमेंडेशन देना बंद कर दिया है, खरीदारी बिकवाली की सलाह देनी बंद कर दी है। सर, बाजार भी अब धीरे धीरे बेचैनी महसूस कर रहा है। हाँ, बाजार बेचैनी महसूस कर रहा है। करीब 5 ट्रिलियन रुपीज़ की 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू गिरी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ में। और बात वही थी कि कोटक की रिपोर्ट ने बाजार को आईना दिखा दिया जिसे बाजार जिस सच को सुनना नहीं चाहता था। कोटक की रिपोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई कि इन कंपनियों में तेजी की कोई बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि ना तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी मांग है, ना इनकी कंपनी के कामकाज में कुछ ऐसा है। इनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इसके अलावा इनमें कहीं ना कहीं सट्टेबाजी और बबल की संभावना बनती दिखाई दे रही। और इसलिए ये पूरा सेगमेंट अब गिरावट की तरफ गया। और जैसा कल हमने कहा था कि बाजार आज डगमगाया, चरमराया इसके बाद, और तेज गिरावट हमें मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातक देश सऊदी अरब की तरफ से तेल उत्पादन में की गई कटौती का असर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ओपेक प्लस देशों की तेल सप्लाई के आंकड़े बताते हैं कि सऊदी की तरफ से उत्पादन कम होने की वजह से कच्चे तेल में रोजाना 30 लाख बैरल ग्लोबल सप्लाई कम हो गई है। ओपेक प्लस ने 2023 और 2024 के लिए कच्चे तेल की ग्लोबल मांग के अनुमान में 1 लाख बैरल की कटौती भी की है। 2023 के दौरान रोजाना 292 लाख बैरल और 2024 के दौरान 300 लाख बैरल तेल खपत का अनुमान लगाया गया है। इस बीच विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है। ब्रेंट पर इंडेक्स पर क्रूड का जो भाव है $93 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जो 10 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। सर, सबसे पहले सऊदी से ही बात शुरू करते हैं, क्योंकि सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। क्या पक रहा है ये सऊदी और रूस के बीच? क्योंकि अब तक जितना बाजार को हमने देखा समझा यही था कि ओपेक जब भी सप्लाई घटाता था, रूस तेल डाल देता था, बाजार फिर शांत हो जाता था। अब तो ये दोनों मिल से गए हैं। हाँ, और दुनिया में सबसे बड़ी और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली, हमारी आपकी जेब को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी कूटनीतिक पेशबंदी यहीं हो रही है। भले ही सुर्खियों में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति और पुतिन की मुलाकात चर्चा में हो या G20 की बैठक चर्चा में रही हो, पर सबसे बड़ी कूटनीतिक पेशबंदी यहाँ हो रही है। हुआ ये है कि सऊदी अरब और रूस ने मिलकर दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को $90 पर बैरल से ऊपर पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा था उसे हासिल कर लिया है। अब दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई 7 साल के न्यूनतम स्तर पर है। पिछले 2007 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर है। यानी 2007 में जितनी आपूर्ति थी उसके बाद से लगातार आपूर्ति घटती गई है। और अब जो कटौती लागू हुई है, जिसके बारे में आपको शुभम ने बताया, उसके बाद बाजार में चौथी तिमाही में उतना भी तेल उपलब्ध नहीं होगा जितना 2007 में उपलब्ध था, और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें खोलकर $90 से ऊपर पहुंच गई हैं। सऊदी को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए, अपने निवेश को चलाए रखने के लिए, अपने भविष्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कच्चे तेल की कीमत को $80 से $85 ऊपर रखना जरूरी है। रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त है, बदहाल है, युद्ध लंबा खिंच चुका है, रूस के पास फंड्स नहीं है। रूस भी अब वो सारे चीज़ें छोड़कर स्पष्ट रूप से कच्चे तेल की तेजी में हाथ डालने को तैयार हो गया, और इसलिए उसने भी अपने उत्पादन में कमी की है। हालांकि रूस पर प्रतिबंध है, रूस सीमित मात्रा में ही तेल दुनिया में बेच सकता है, पर उत्पादन कम करके रूस ने जो भी आपूर्ति रूस की थी उसे भी सीमित किया है।
इधर बाकी ओपेक देश हैं, उनको भी सऊदी अरब ने अपने प्रभाव से और अपने दबाव से इस बात पर राजी कर लिया है कि तेल की महंगाई में ही उनका भविष्य छिपा है। जितनी तेल की महंगाई होगी उस उनकी अर्थव्यवस्था में उतना ही उन्हें उतने ही ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे। अब इसके बाद दुनिया की पूरी कूटनीतिक बिसात शुभम बिगड़ गई है। पिछले साल की परिस्थिति याद करिए, कच्चे तेल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर थीं, 90 से $92 के आसपास, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को स्पेशली अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज करना पड़ा था बाजार में और कीमतें कम करने की कोशिश की गई थी। वही वो दौर था जब सऊदी अरब को समझाने की कोशिश की थी बाइडन आए हुए थे, बाइडन और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अब एक तरह से सऊदी अरब और रूस ने स्पष्ट रूप से तेल बाजार में अमेरिका के दखल के खिलाफ मोर्चा सा बांध लिया है और यहाँ से माना जा रहा है कि कूटनीतिक तौर पर सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा खराब होंगे, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई अभी कम होना ही शुरू हुई है। चुनाव वहाँ भी सामने है, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इस बीच में कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हुई हैं। अमेरिकी बाजार में जिस तेल का जो बेंचमार्क है उसकी कीमतों में भी $90 के आसपास की परिस्थिति दिखाई दे रही है, 89.34 के आसपास WTI दिखाई दे रहा है और ब्रेंट की ताज़ी कीमत 92.58 के पास है। सर, अमेरिका इसमें अब क्या करेगा, क्या दखल देगा, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्योंकि महंगाई से तो पूरी दुनिया परेशान है, कच्चा तेल महंगा होगा तो अमेरिका को भी दिक्कत होगी। क्या अमेरिका कर सकता है? अमेरिका की तरफ से बड़े स्पष्ट दखल के कोई संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अभी 3 अलग अलग मंचों पर हमें दिखाई दिए। वियतनाम की मीटिंग में दिखाई दिए, उससे पहले G20 में दिखाई दिए और अन्य जगह पर दिखाई दिए। ऐसा लगता है जैसे कि कच्चे तेल के बाजार में अमेरिका की दखल की सीमाएं सीमित हो गई हैं, क्योंकि आमतौर पर इस बाजार को रूस के अगेंस्ट वो सऊदी अरब के जरिए संतुलित करता था। हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात से तीसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन वो भी कच्चे तेल की महंगाई का लाभ तो उसको भी मिल रहा है। और इधर कच्चे तेल की चीन के साथ करीबी होने के निकटता के कारण अरब के रिश्ते अमेरिका से वैसे भी थोड़े दूर हुए हैं और एक डिस्टेंस बना है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था में कीमतें रोके रखने के लिए शायद स्ट्रेटजिक रिजर्व से तेल छोड़ सकता है, जिस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है फिलहाल अभी। और अगर ये कीमत $90 से ऊपर निकली भी WTI की, तो अमेरिका को अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व से तेल छोड़ना पड़ेगा और फिर वही वो साइकिल बाजार का शुरू होगा। अमेरिका के स्ट्रेटजिक रिजर्व से जितना तेल बाहर जाएगा, कच्चे तेल की कीमतों में उतनी बढ़ोतरी होगी। इस बार एक महत्वपूर्ण बात यह, जितना कि हम ओपेक की पॉलिटिक्स को भीतर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार सऊदी अरब और रूस ने अमेरिका के स्ट्रेटजिक रिजर्व से रिलीज की संभावना के बेस पर पेशबंदी की है। यानी उन्होंने यह माना है कि अगर हम दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाई भी जाएगी अमेरिका के रिजर्व से या बाकी देशों के रिजर्व से भी, तब भी वो तेल इतना नहीं आएगा बाजार में कि वो कीमतों को अचानक तोड़कर $70-80 पर ले आए। और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कच्चे तेल की आपूर्ति बाजार में 2007 के बाद न्यूनतम स्तर पर आ गई है। भारत में सर 3 बड़ी चीज़ें अब एक साथ हैं। पहली चीज़ ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत लंबे समय से नहीं बढ़ी, उम्मीद थी कि चुनाव आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ चुनाव है, चुनाव कई विधानसभा के करीब हैं, लोकसभा के भी अब बहुत दूर नहीं है। कच्चे तेल कीमतें घटने की एक उम्मीद थी, तो उम्मीद ये भी थी कि पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा। क्या आपको लगता है भारत के लिए तेल कंपनियों के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, हम आम उपभोक्ताओं के लिहाज से क्या मतलब है इस खबर का? शुभम, पहला पखवाड़ा होगा ये जब तेल कंपनियों ने जो पूरे 1 साल में कच्चे तेल की कीमत ना बढ़ने के कारण जो बचत की थी या जो मार्जिन्स पॉजिटिव किए थे, वो मार्जिन्स नेगेटिव होने लगे हैं। यानी भारत की तेल कंपनियों को अब पेट्रोल डीजल की बिक्री पर नुकसान होने लगा है। कीमतें घटने बढ़ने की परिस्थिति से पहले ही स्पष्ट हो गया और $90-91 के पास पहुँचने का मतलब है भारत के लिए कमज़ोर रुपये के साथ, ₹83 का डॉलर है। जब रुपये की गिरावट के बाद भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि भारत की करेंसी की वीकनेस सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ और एशिया की करेंसीज हैं जो वीक हैं, उनके कारण कच्चा तेल और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो पहली परिस्थिति तो ये कि तेल कंपनियों को अब यहाँ से घाटा होना शुरू हो रहा है पेट्रोल और डीजल पर, और इनके मार्जिन्स टूटते जाएंगे। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 रुपये लीटर का नुकसान होता चला जाएगा। सरकार की सबसे बड़ी दुविधा यह कि इस समय उसे चुनाव के नतीजों के तौर पर, क्योंकि भारत में कच्चे तेल की कीमतें कुछ भी हों, पेट्रोल डीजल की कीमतें तो चुनाव का कैलेंडर देख कर तय होती हैं। चुनाव सामने है विधानसभा के। सरकार को इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने की ज़रूरत है। बढ़ोतरी तो दूर की बात है और कोई कमी नहीं हुई पिछले 1 साल के भीतर। रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। अभी हाल में आपको याद होगा कि सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत में कमी भी की थी। अब यहाँ सबसे बड़ी दुविधा यह है कि तेल कंपनियाँ
महंगे कच्चे तेल के कारण नुकसान में है, रुपया कमजोर है, आगे कमजोर बना रहेगा, इस बात की संभावना है। सरकार को ईंधन की महंगाई तो कम से कम नियंत्रित करनी पड़ेगी, जबकि महंगाई की दर 7% के आसपास, हमने विस्तार से आपको बताया, तो ईंधन का हिस्सा कम से कम वहाँ पर नियंत्रित करना पड़ेगा। सरकार दखल देने की कोशिश करेगी और तेल कंपनियों को घाटा हो रहा होगा, यानी सब्सिडी, या तो सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी ले देगी कंपनियों को, या तेल कंपनियों के बैलेंस शीट पर इसका असर दिखाई देगा। और ये दबाव हमको शेयर बाजार में तेल कंपनियों के स्टॉक्स पर भी दिखने लगा है, जैसे ही कच्चा तेल $90-91 के ऊपर पहुंचता है। अगर आप व्यापक अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो कच्चे तेल की कीमत हमेशा $90 से ऊपर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, ये सबसे बड़ी दरार है, और ये उस समय खुल रही है जब सरकार के चुनाव का बड़ा रोमांचक कैलेंडर अब शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का कहना है कि वैश्विक तनाव की वजह से ग्लोबल व्यापार में बिखराव नजर आ रहा है। WTO का मानना है कि दुनिया भर में बढ़ते बिखराव की वजह से ग्लोबलाइजेशन को खतरा बढ़ रहा है। WTO ने मंगलवार को वैश्विक व्यापार पर अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट में ये बताया कि रीग्लोबलाइजेशन से वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सर, क्या है WTO की चेतावनी का मतलब? WTO ने एक तरह से कहा है कि ग्लोबलाइजेशन तो ध्वस्त हो गया है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ध्वस्त कैसे हो गया? उदाहरण के तौर पर इस रिपोर्ट में जिक्र भी है, चीन ने अपने यहाँ से तमाम खनिजों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, इंडोनेशिया ने तमाम रॉ मटेरियल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, भारत ने चावल, गेहूं, चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, अमेरिका ने सेमीकंडक्टर की तकनीकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। ये वो दुनिया नहीं थी जिस दुनिया को WTO ने बनाया था। ये दुनिया तो वो थी कि दुनिया के देश एक दूसरे से खुलकर ट्रेड करेंगे, कारोबार करेंगे, सामान सस्ते होंगे, कीमतें कम होंगी। अब तो सब जगह टैरिफ बैरियर्स खड़े करने की, नए तरीके से अपने अपने बाजार बंद करने की मुहिम शुरू हो रही है, और ये WTO की प्रासंगिकता और भविष्य की दृष्टि से सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये कि दुनिया के देश बहुपक्षीय सहमति बनाने के बजाय अब द्विपक्षीय संबंधों की तरफ जा रहे हैं, द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, या फिर रीजनल ब्लॉक्स बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ वो जो WTO के तहत एक ग्लोबलाइजेशन का आर्किटेक्चर बनाया गया था कि सामान सस्ता मिलेगा, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई क्षमता होगी तो दूसरे देश को उस क्षमताओं का लाभ मिलेगा, वो सब तितर बितर और ध्वस्त हो गया है। और WTO ने माना कि जो फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है पूरी दुनिया के देशों में, उसका असर ग्लोबलाइजेशन पर पड़ेगा, इसकी तरफ वापस लौटना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन को लेकर तमाम मतभेद विभेद होते हैं और ये सबसे ज़्यादा विवादित विषय रहा है, पर यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया में महंगाई कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि उत्पादन क्षमताएं पूरी दुनिया के देश शेयर करते हैं, और जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइजेशन से वापस हटी है वैसे वैसे महंगाई स्थायी और जिद्दी होती दिखाई दी है। तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन से इसके सिकुड़ने के कैलेंडर को महंगाई के कैलेंडर से जोड़ें तो आपको दिखेगा कि आने वाले समय में अगर ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया और ज़्यादा बाधित होती है तो कीमतें बढ़ती दिखाई देंगी चीज़ों की, ऐसा भी इस रिपोर्ट से इशारा मिलता है। चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के लिए बुरी खबर है। यूरोपियन यूनियन की ओर से इन कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी की जांच की जाएगी। यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि चीन की सरकार अपनी कंपनियों को अनुचित सब्सिडी दे रही है। इससे दुनिया भर में चीन की सस्ती गाड़ियों की बाढ़ आ गई है और गाड़ियों के दाम को भी जानबूझकर कृत्रिम तरीके से नीचे रखा जाता है। इससे क्या होता है कि जो दुनिया की दूसरी कंपनियां हैं उनके लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसके लिहाज से ये गलत है। सर, क्या असर डालेगी ईवी की मार्केट पर ये जाँच? ये जांच बेहद महत्वपूर्ण है और ये जांच वो बता रही है, आपको शायद याद होगा अगर आप नियमित रूप से इकोनॉमिकम देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर पर एक पूरा इकोनॉमिकम किया था और हमने बताया था कि दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि सब्सिडी कितनी दी जाएगी। अब हुआ ये कि यूरोप के देशों ने 2-3 साल सब्सिडी देने के बाद जब उनके बजट ज़बरदस्त मुश्किल में पहुँच गए, ब्याज दरें महंगी होने लगी क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं कर्ज पर चलती हैं, ब्याज महंगे होने के कारण कर्ज सरकारों का महंगा होने लगा, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी खत्म करना शुरू कर दी। चीन ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी कम की अपने यहाँ, लेकिन निर्यात के वाहनों पर अभी सब्सिडी बाकी है। तो हो यह रहा है कि अमेरिका के बाजार में वोल्वो की या जनरल मोटर्स की या इन कंपनियों की गाड़ियों की तुलना में चीन की गाड़ियां अभी भी सस्ती हैं, BYD की गाड़ियां सस्ती हैं और अब इन बाज़ारों में चीन की वो सब्सिडी असर कर रही है प्राइस कट के तौर पर। इसलिए तैयारी इस बात की है कि शायद यूरोप के देश चीन से ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल के आयात पर एक किस्म की पीनल ड्यूटी भी लगा सकते हैं। WTO की बात अभी हमने जिक्र की, देखिए दूसरी तरफ से फिर अब आयात पर प्रतिबंध होने की भी व्यवस्था शुरू हो रही है। ऐसा लग रहा है कि प्यूनिटिव टैरिफ लगाए जाएंगे, पर इसके पीछे की वजह यह है कि पूरी दुनिया के देश, उनके बजट अब सब्सिडी के सहारे ईवी को बेचने की परिस्थिति में नहीं है। भारत में भी देखिए FAME-2 के बाद सब्सिडी वापस ले ली गई, दुनिया के बाकी देश हैं उनमें भी सब्सिडी में कटौती की जा रही है और
ये पूरा विवाद इस बात का संकेत देता है कि चीन से ये कहने की कोशिश की गई है कि भाई हमने अपनी सब्सिडी बंद कर दी, आप भी अपनी सब्सिडी बंद कर दीजिए, चीन भी अपनी सब्सिडी बंद कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में अगले 6 महीनों के दौरान हमें बड़ा शिफ्ट दिखाई देगा, जहां उत्तरोत्तर सब्सिडी में कमी की जाएगी और उसके बाद असली चुनौती शुरू होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग की कि क्या वो ट्रेडिशनल व्हीकल से, पेट्रोल डीजल गैस से चलने वाले व्हीकल्स की तुलना में कितने कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और बाजार में कैसे खड़े रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। माइनिंग कंपनी वेदांता के प्रमोटर अनिल अग्रवाल ने कहा है कि जाम्बिया की कोन कोला कॉपर खदान को जायज वैल्यूएशन पर लंदन की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज से भारतीय इकाई वेदांता लिमिटेड में ट्रांसफर किया जाएगा। पिछले हफ्ते ही जाम्बिया की सरकार वेदांता रिसोर्सेज को कोन कोला कॉपर खदान ट्रांसफर करने पर राजी हुई है। जाम्बिया की सरकार इस खदान में 20% हिस्सेदारी रखती है। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल पर दूरसंचार विभाग की फौरी देनदारी 5 साल में 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। इन देनदारियों में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। 2018 में कंपनी पर दूरसंचार विभाग की फौरी देनदारी 4,100 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो 2023 में बढ़कर 11,500 करोड़ रुपए हो गई है। टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ी एक खबर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को तेज़ी से टेलीकॉम कंपनियां अपना रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों में जितने लोग काम करते हैं उनमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े काम करने वाले लोगों की संख्या 20% है। पिछले साल, आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि 20% काम मशीनें कर रही हैं, 80% लोग कर रहे हैं। पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 7% हुआ करता था और अगले साल इसके 23% तक पहुंचने का अनुमान है। अदानी ग्रुप को लेकर एक नई खबर, सेबी की जांच में नया मोड़ आया। अदानी ग्रुप के साथ काम कर चुके पूर्व कॉन्ट्रैक्टर अजय कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की आवेदन किया। सेबी की जांच में सहयोग करने की मांग की है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपने आवेदन में कहा है कि उसने अदानी ग्रुप के साथ काम किया है और वह अदानी ग्रुप की एक कंपनी से दूसरी कंपनी को जो फंड ट्रांसफ़र हुआ है उसका गवाह है। उसका कहना है कि हमारे सामने ही ये ट्रांसफ़र हुआ था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अडानी समूह की जांच में नए परतें खुल रही हैं और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें क्या कहा है किसी को पता नहीं, लेकिन उसके बाद 2 अलग अलग निजी याचिकाकर्ता अपनी रिपोर्ट, अपनी अलग से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। इसमें डीआरआई की जाँच को लेकर सेबी पर आरोप लगाया गया कि सेबी ने डीआरआई की 2014 की जाँच का हवाला नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें ये आरोप डीआरआई ने पाया था कि अडानी समूह ने अपने फंड्स का ट्रांसफ़र किया है गलत तरीकों से। और यह मामला काफ़ी दिलचस्प है। इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा है कि उन्होंने अडानी की कंपनी के साथ काम किया है और आरोप यह है कि जो सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी और जहां सरगुजा में जो रेल कॉरिडोर बनाने की परियोजना थी उसमें अडानी समूह ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी और जिसके जरिए फंड का ट्रांजैक्शन किया था। बात कितनी सही है ये पता नहीं, लेकिन ये जानकारी पहली बार उभर कर सामने आई और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। यानी सुप्रीम कोर्ट अगले महीने जब इस मामले पर सुनवाई करेगा तब तक उसके पास सेबी की रिपोर्ट के अलावा 2 और याचिकाएं भी विचार करने के लिए होंगी अडानी समूह के कामकाज को लेकर। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नया संस्करण लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।